फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं और 9th का फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर, तो पहले हम बात करेंगे कि मैटर होता क्या है। मैटर, व्हाट इज़ मैटर? मैटर इट इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो चीज़ होती है जो मतलब मास भी हो उसमें और वो कुछ स्पेस ले, मतलब उसकी जगह पर कुछ और ना रखा जा सके, उसमें मास भी और स्पेस भी ऑक्यूपाई करे। इट इज़ एनीथिंग that occupied space and has mass, उसको हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे पेन हो गया, बेंच, बुक और एयर भी मैटर है। अब जैसे कि फीलिंग्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, शेडो, फीलिंग्स वगैरह, ये सारे मैटर नहीं होते। फीलिंग्स, बट फीलिंग्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और शेडो ये मैटर नहीं होते। अब मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन और ये केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास हैं 3, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो हमारे पास 4th स्टेट और 5th स्टेट ऑफ मैटर भी है, बट ये NTSC के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंसेस को हम क्लासिफाई करते हैं 2 में, किसमें? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स में हमारे पास क्या होते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स में हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिक्सचर्स में हमारे पास 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो इक्वली सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस में कहीं ज़्यादा और कहीं कम। होमोजीनियस होता है ट्रू सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस में फिर 2 आ गए, क्या क्या? कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशंस। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। अब आप आगे लिखिए पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ये एक थ्योरी है, इसके हिसाब से जो मैटर है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जो हम अपने आसपास देखते हैं वो उनका एक ग्रुप है, एग्रीगेट है। तो लिखिए मैटर अराउंड अस इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स that we called as atom. We see the aggregate form of them.
form of those particles. ठीक है, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है कि जो मैटर हमारे पास है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और जो हमें दिखाई देता है उनका एक ग्रुप है, मतलब एग्रीगेट है। हम आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो हमारा मैटर है वो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब वो पार्टिकल से बना हुआ। अब वो पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैटर जो होता है उसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इसके प्रूफ के लिए हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें KMnO4, ये केमिकल होता है, ये पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का, मिक्स करना है। 1 स्पून मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम 10 ml वाटर लेंगे, फिर 1 ml वाटर हम अगले 9 ml वाटर में मिला देंगे इसमें से। तो और ऐसे ही अगली एक टेस्ट ट्यूब में 1 ml वाटर इसमें से। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क कलर था, यहाँ पे थोड़ा उससे लाइट कलर है, और यहाँ पे उससे भी लाइटर कलर है, और ज़्यादा ऐसे चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट कलर आ जाएगा, बट वो कलर रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। और इससे ये पता चलता है कि जो KMnO4 के पार्टिकल्स थे वो बहुत छोटे थे, और वो इतने छोटे थे कि वो हर बार ट्रांसफ़र होते रहे, डाइल्यूट करते रहे, बट कलर रहा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं तो वो है जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस। और इन स्पेस को हम क्या कहते हैं, वॉइड्स। क्या कहते हैं, वॉइड्स। अब कैसे, जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं, अब ये जो स्पेस है इनके बीच में, ये स्पेस, इसी को हम कहते हैं वॉइड्स। अब इसको हम कैसे, इसके लिए क्या एक्टिविटी करेंगे, इसका क्या प्रूफ है हमारे पास। हम 10 ml वाटर लेंगे बीकर में या फिर टेस्ट ट्यूब में, आपका जैसा मन करे वो ले लेंगे। 10 ml वाटर, और हम इसमें 1 स्पून ऑफ शुगर मिला देंगे। और अच्छी तरह इसको स्टिर करेंगे ग्लास रोड से। तो जब ये सॉल्यूशन बनेगा तब हम देखेंगे कि जो वाटर का लेवल है वो बिल्कुल राइज नहीं, वो उतना का उतना ही है जितना था। मान लीजिए ये यहाँ तक था तो ये भी यहीं तक है अभी भी। तो लेकिन हमने तो इसमें ऐड किया था क्या, शुगर ऐड की थी, बट लेवल नहीं बढ़ा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो वाटर के पार्टिकल्स थे और जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो आपस में इंटरलॉक्ड हो गए, उनके बीच में जो स्पेस था, शुगर पार्टिकल वहाँ चले गए। ये वाटर पार्टिकल है और ये शुगर पार्टिकल, इनके बीच में ऐसा कुछ है। ठीक है, शुगर पार्टिकल। आगे चलते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास है वो है जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। क्या, कंटिन्यूसली मूविंग, वो स्टेशनरी नहीं होते, वो कंटिन्यूसली मूविंग रहते हैं। जैसे कि इसका क्या प्रूफ है हमारे पास, जब हम इंसेंस स्टिक या फिर अगरबत्ती रूम के किसी एक कॉर्नर में जलाते हैं तो वो धीरे धीरे पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है उसकी स्मेल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूविंग है, क्योंकि उन्हीं से फिर ये इसकी स्मेल पूरे रूम में फैली है। आगे चलते हैं। फोर्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव force of attraction between them. Force of attraction between them.
ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये इसको इस साइड खींचेगा और ये इस साइड, मतलब ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इसका क्या प्रूफ है हमारे पास? हम एक आयरन ले लेंगे, एक चॉक ले लेंगे और कोई और सब्सटेंस जैसे एयर ले लेंगे। तो जब हम आयरन नेल को हैमर से हिट करेंगे तो ये नहीं टूटेगा, बहुत ही मुश्किल से टूटेगा, मतलब जिसके पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है और उसमें जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, और जो चॉक है वो बहुत जल्दी टूट जाएगा, लेकिन इससे कम समय में और इससे ज़्यादा समय में वो टूटेगा। मतलब इसके में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयरन नेल से तो कम बट एयर से ज़्यादा है, और एयर तो अगर आप हथौड़ा मारेंगे तो वहाँ से हट ही जाएगी। हमारे पास एविडेंस, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इसी में, एविडेंस इन फेवर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। हमारे पास क्या प्रूफ है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो मूविंग है? तो फर्स्ट थ्योरी आती है ब्राउनियन मोशन की। या फिर हम इसको कहते हैं जिगजैग मोशन। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये रॉबर्ट ब्राउन ने करा था। उसने क्या किया, उसने एक बीकर में वाटर लिया और उसमें पोलन ग्रेन्स डाले और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। और जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जिगजैग मोशन में मूव कर रहे हैं। तो इसी को उसने नाम दिया ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, ठीक है। और एक और हमारे पास है इसमें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये किसने दिया था? ग्राम ने। अब आप समझिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ वन पार्टिकल विद द अदर पार्टिकल ऑन देयर ओन। मतलब हम कोई प्रेशर नहीं लगा रहे उन पर, कुछ नहीं कर रहे, बस अपने आप मिक्स होते जा रहे हैं। तो डिफ्यूजन में क्या लिखेंगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ वन पार्टिकल विद अदर पार्टिकल ऑन देयर ओन। डिफ्यूजन समझ आया? अब देखते हैं डिफ्यूजन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। तो इसमें हमारा फर्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी आप लोगों को पता है क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब D इज इक्वल टू m/v इज इक्वल टू kg बाई लीटर। ये इसके ऐसा यूनिट और वॉल्यूम की लीटर इज इक्वल टू kg पर लीटर, ठीक है। अब डेंसिटी में क्या हुआ? ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इज इनवर्सली proportional to square root of the density. Square root of density। ये बात किसके लिए अप्लाई होती है? गैसेस के लिए, ठीक है। मतलब R is directly proportional to 1/√T। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो गैस लाइटर है वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करेगी और जो गैस हैवियर है वो स्लोली डिफ्यूज़ करेगी।
अब लाइटर गैसेस कौन कौन सी है? जो लाइटर गैसेस के एग्जांपल देख लेते हैं, H2, CH4, ये लाइटर गैसेस है, मतलब इनका वेट बहुत कम होता है। और हैवियर गैसेस होती हैं Cl2, O2, N2, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। और लाइटर गैसेस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस। मीथेन को हम कहते हैं मार्च गैस, ये उसका दूसरा नाम है। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि डिफ्यूजन इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, मतलब जो हैवियर गैसेज होंगी वो ऊपर की साइड में मूव कर सकती हैं, ठीक है, और जो लाइटर गैसेज होंगी वो नीचे की साइड भी मूव कर सकती हैं। इसमें आगे हमारे पास टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है डिफ्यूजन पर। देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोशन ऑफ पार्टिकल भी बढ़ेगा। पार्टिकल क्या होगा? इंक्रीज। जब मोशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। जब पार्टिकल्स इधर से उधर ज़्यादा होंगे तभी तो वो डिफ्यूज जल्दी करेंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूज़न भी बढ़ेगा, ठीक है। अब करते हैं प्रेशर की बात। प्रेशर से क्या अफेक्ट होता है, कैसे अफेक्ट होता है डिफ्यूज़न? प्रेशर में जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो डिफ्यूज़न इंक्रीज हो जाता है, इसके इंक्रीज होने पे डिफ्यूज़न भी इंक्रीज। जब हम किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जल्दी जल्दी मिक्स होगी दूसरी गैस के साथ, तो ये जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ करेंगे। बस इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मेनली हमारे पास 3 है, बट हम 5 डिस्कस करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बीईसी। इसको 5th स्टेट कहते हैं प्लाज्मा को, और 6th स्टेट होता है बीईसी, सॉलिड स्टेट। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इनके पास डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेटिव वॉल्यूम होता है। अब इसका रीज़न क्या होता है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरी, सॉलिड्स आर रिजिड। अब रिजिड क्या होता है? रिजिडिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज property of any substance to maintain its shape, shape come after applying external force। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो लिखिए, रबर बैंड। रबर बैंड इज सॉलिड, बट जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो स्ट्रेच हो जाता है, और जब इस फोर्स को रिमूव कर दिया जाता है तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो ये एक्सेप्शन है रिजिडिटी का सॉलिड्स में। अब देखिए आगे, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो वो कंप्रेस नहीं होंगे। इसका रीज़न क्या होगा? जो इंटर पार्टिकल स्पेस है सॉलिड्स में, स्पेस वो काफ़ी कम होता है, और जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है।
इसकी वजह से वो कंप्रेस नहीं हो पाते। बट इसका एक्सेप्शन है स्पंजेस। स्पंज आपने देखा होगा कि उसमें पोर्स होते हैं, उन पोर्स में एयर फिल होती है और जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसमें एयर फिल्ड होती है और जब प्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर आ जाती है और वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं, उनकी सॉलिड्स की हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी, बट इसका भी एक्सेप्शन है। क्या? आइस की वाटर से कम डेंसिटी होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, इम्पोर्टेंट अबाउट। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम क्यों होती है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए।